हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो चैप्टर होने वाला है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर। बेसिकली जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम चैप्टर नहीं करने वाले, हम एक चैप्टर से रिलेटेड सारे PYQ करने वाले हैं। लेकिन वो PYQ कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको ब्रीफिंग देने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसके अंदर आप समझ सकते हो जो क्लासेस में है वो, और एक जो रिसेंटली नई क्लास ऐड हुई है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की ही, क्वांटम मैकेनिक्स के नेम से, हम वो भी इसके अंदर उसका ब्रीफिंग हम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आपको SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी हैं, तो टाइमली इनको चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की है वो है जे थॉमसन ने 1897 में। ये याद रखने वाली फिगर्स हैं तो याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की है 1886 में, और उन्होंने कैसे डिस्कवरी की है? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है जेम्स चैडविक ने 1932 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही न्यूक्लियस की जो खोज की है ये की है रदरफोर्ड ने, क्योंकि आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो कई सारी वेबसाइट्स पर प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड का नाम आएगा और कहीं पर गोल्डस्टीन। तो मैं आपको बता दूं, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ना कि प्रोटॉन की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा की। तो बेसिकली आयन बनाने के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसको हटाना है और H पॉजिटिव आयन बनाना है। तो किसी भी एटम को आयन बनाने के लिए ऊर्जा जो आपको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा। कुछ एटम ऐसे होंगे जो खुद से आयन बन जाएंगे, आपको ऊर्जा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनकी आयनीकरण ऊर्जा 0 होगी, 0। और कुछ आयन ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कितनी ऊर्जा दे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे फ्लोरीन की बात करूं तो आप कुछ भी करके, मतलब भाई आपको ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब जाके ये आयन बनेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन लूज ही कराने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ता है। तो इसको तो ये तो नहीं खोएगा, क्योंकि ये तो कोशिश करेगा मैं एक गेन कर लूँ। तो आयन बनाने के लिए कई बार आपको खुद से ऊर्जा देनी भी पड़ेगी कि आप इसको हीट करोगे बहुत ज़्यादा कि भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। तो वो एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी ताकि आप बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हटा दो और उसको पॉजिटिव आयन बना दो, वो उस ऊर्जा को आप कहते हो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा। जब आप ऊपर से नीचे बढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे बढ़ते हो ना, साइज बढ़ जाता है एटम का, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन खुद से चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ध्यान नहीं देगा तो ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कम होती है। लेकिन जब आप पीरियड में जाते हो, जब आप ग्रुप में जा रहे हो, समूह में जा रहे हो, तो वो डिक्रीज होगी। जब आप पीरियड में जा रहे हो, आवृत्त में जा रहे हो, तो वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आप पीरियड में जाते हो तो उसका साइज घटता है, न्यूक्लियस उसे अच्छे से पकड़ के रखता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है, तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्वांटम नंबर क्या होता है? बेसिकली क्या है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब यहां समझ सकते हो एटम है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीजें हो सकती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है, पता है आपको एक चीज बताती हूँ, सबसे अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन इन शेल में घूमता है, राइट। क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, ये जो है इसको बोलते हैं शेल। इसको और जूम करके देखोगे तो सेल के अंदर मिलेंगे सब शेल। सब शेल को और जूम करके देखोगे तो उसके अंदर मिलेंगे ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऑर्बिटल में।
ठीक है, वो रहते ऑर्बिटल के अंदर है, फिर घूमते रहेंगे। तो अगर आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन शेल में घूमते हैं, पर शेल के अंदर होता है सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं मतलब आप ये समझ सकते हो कि अभी तक आपने ये पढ़ा था कि आप किस मोहल्ले में रहते हो, ये हो गया आपका मोहल्ला यानी नेबरहुड, ये हो गई आपकी गली नंबर यानी लेन, ये हो गया आपका हाउस नंबर। तो कुछ नंबर होते हैं जो प्रॉपर एड्रेस देंगे कि आपका घर का नंबर ये है, आपका गली ये है, आपका मोहल्ला ये है, तो ये आपका प्रॉपर एड्रेस बनता है ना, उन्हीं को क्वांटम नंबर बोलते हैं। बेसिकली क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थान बताते हैं और उस ऑर्बिटल के बारे में भी बताते हैं जिसमें वो घूम रहा है, वो होते हैं क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर होते हैं टोटल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आ गए आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बताता है शेल क्या है, मेन एनर्जी लेवल यानी ये न्यूक्लियस है, शेल का नंबर क्या है, मोहल्ला क्या है, तो वो होता है क्वांटम नंबर। और एन हमेशा या तो 1 होगा, मतलब 1 2 3 4, 0 नहीं हो सकता क्योंकि गली नंबर कुछ तो होगी ना, तो एन हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। इसको डिनोट करते हैं एन से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मूलधन संख्या। अगला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस है अजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से, ये ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? देखो अभी आपने क्या करा, ये आपका कोई एनर्जी लेवल था, इसके अंदर है ऑर्बिटल्स कई सारे, तो ये बताएगा कि इसके अंदर सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं या जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो, जो सबसे पहले वाला क्वांटम नंबर था n, वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल के बारे में बता रहा था। अब जो आपका क्वांटम नंबर है l, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताएगा कि इस ऑर्बिटल की, मेन ऑर्बिटल की शेप क्या है, तो ये बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और n जो भी होगा ना, l उससे 1 कम होता है, 0 से शुरू होगा और L की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होगी और n-1 तक जाएगी। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कहने का कि अगर n की वैल्यू है 1, L की वैल्यू 0 से शुरू होती है और इससे 1 कम तक जाती है। अगर n की वैल्यू है 2 तो 0 और 1, यानी अगर दूसरा शेल है, ये दूसरा शेल था, इसके अंदर 2 तरीके के ऑर्बिटल्स होंगे, 0 शेप वाले और 1 शेप वाले। अगर 3 क्वांटम नंबर है 0 1 2, ये होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये बताएगा कि सब शेल के अंदर, देखो ये था शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता था, हम ये पढ़ते थे, इसके अंदर आए सब शेल, फिर इसके अंदर आए ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये बताएगा कि सब शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं। ये था आपका शेल, भाई ये इलेक्ट्रॉन है, गोल गोल आपके शेल है, शेल के अंदर आ गए सब शेल, अब इस सब शेल के अंदर आपके आ गए ऑर्बिटल। तो m आपका बताएगा कि एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं और उनकी ओरिएंटेशन क्या है, वो किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है या z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये बहुत आसान है इसकी वैल्यू फिक्स करनी m की। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर n 0 है, सॉरी n 0 तो हो ही नहीं सकता, n हो सकता है 1 से शुरू, तो l 0 होगा, राइट, m 0 होगा, छोड़ दो इसको। अगर n 2 है तो ये 0 और 1, राइट। देखो अब m की वैल्यू -l से +l तक होती है, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, यानी -1 से +1 तक रहेगी, तो -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 और 2 रहेगी, तो 0 के केस में तो 0 है, छोड़ दो। 1 के केस में -1 से 1 तक, 2 के केस में -2 से लेकर +2 तक,
-2, -1, 0 और 1। तो ये होते हैं आपकी m की वैल्यूज। ये बताता है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। 0 सब शेल में 0 ऑर्बिटल है और कोई ऑर्बिटल नहीं है। अगर एक सब शेल है, ये देखो दूसरे नंबर के शेल पे, ये दूसरे नंबर का शेल था, तो दूसरे नंबर के शेल पर आपके 2 तो होंगे ऑर्बिटल, 2 होंगे सब शेल, ठीक है। एक तो होगा 0 वाला, मतलब ये तो अकेला होगा, और ये जो है 1 वाला, इसमें आपके 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर। अब मैंने आपको बताया था इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूम सकते हैं। आप इस तरीके से कह सकते हो, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, सॉरी, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, या तो ऊपर की तरफ स्पिन होगा उसका या नीचे की तरफ स्पिन होगा। तो एस की वैल्यू फिक्स है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, प्लस का हाफ या माइनस का हाफ। क्योंकि एक बात और बता दूं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिक्स है, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल थे ना इसके अंदर, ये दूसरे शेल में 2 सब शेल थे। एक सब शेल अकेला था 0 वाला, एक सब शेल में 3 ऑर्बिटल थे, ये रहे 1, 2 और 3। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपको मैं बता दूं। तो ऑर्बिटल, एक स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताते हैं। स्पिन का मतलब किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, या तो प्लस का हाफ या तो माइनस का हाफ। अगर प्लस का हाफ है तो इसका मतलब है वो ऊपर की तरफ स्पिन है उसका, अगर नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ उसका स्पिन है। देखो ये मैंने डायरेक्शन आपको बता रखा है। इसके अलावा जो शेल थे, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, इसके अंदर होते हैं सब शेल, है ना। तो इन सब शेल को एल से तो डिनोट करते हैं, 0, 1, 2, 3। इनके नाम भी हैं SPDF, आगे G और H, मतलब सब शेल तो कितने भी हो सकते हैं ना, N से 1 कम तक वैल्यू होती है, सोन चलते रहते हैं। SPDF ये आपको मेन याद करने हैं। अगला है ऑफबाउ प्रिंसिपल, कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। बहुत बहुत आसान है, देखो ये डायरेक्ट आप याद रखो। अगर N 1 है, 2, 3, 4, 5 तक कर लो बस। L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 और 1, 3 के केस में L की वैल्यू 0, 1, 2, 4 के केस में 0, 1, 2, 3, 5 के केस में 0, 1, 2, 3, 4, राइट। सिर्फ सब शेल्स देखो तो इनका नाम SPDF था ना, तो 1 का केवल एक ही सब शेल है 1s, 2 का है 2s और 2p, यानी सेकंड शेल में 2 सब शेल्स हैं। सेकंड शेल को तोड़ोगे तो 2 लाइन दिखेंगी। तीसरे वाले में 3s, 3p, 3d, 4 वाले में 4s, 4p, 4d, 4f, 5 वाले में 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, आगे आप जाना चाहो तो, ठीक है। 6 वाले में भी इस तरीके से होंगे, 7 वाले में भी इस तरीके से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इनमें, क्योंकि वो बच्चों वाला तो आप कर चुके हो, 2, 8, 2, 8, 8 वो वाला, ये कैसे करे जाते हैं। तो इसके लिए ऑफबाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था, उस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं उन सब शेल में जिनकी एनर्जी कम होती है, फिर भरे जाते हैं उन सब शेल में जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इन शॉर्ट, खाना देना है तो उनको पहले दो जिनको ज़्यादा भूख लगी है, तो जिनके पास लो एनर्जी है उनमें ज़्यादा भरो इलेक्ट्रॉन पहले, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स भरो उनमें जिनमें ज़्यादा एनर्जी है। अभी कैसे पता लगेगा कि किस में एनर्जी ज़्यादा और किस में एनर्जी कम? बहुत बहुत आसान है, देखो वन एस, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6x,
6p 6d 6f, इसके भी बहुत सारे होते हैं पर मैं अभी फिलहाल के लिए इतना ही लिख रही हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको देखना है कौन से शेल में पहले भरे जाएंगे, बहुत आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, एरो बनाओ पहले वाले से, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आप ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, जिगजैग लाइन। ये बताता है इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे। सबसे पहले आया 1s, उसके बाद आप जिगजैग लाइन पे गए, फिर आया 2s, फिर जिगजैग लाइन पे गए, फिर आया 2p, फिर 3s, मतलब उल्टा चलना है, फिर जिगजैग लाइन पे गए 3p, 4s, फिर जिगजैग लाइन पे जाओगे तो 3d, 4p, 5s, सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d। अब आप कहोगे इतने सारे लर्न कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, 2 बार अगर आप राइम भी करोगे ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आप 3d तक लर्न कर लो, वो बहुत है आप लोगों के लिए। सेकेंडली इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल में, राइट, बिल्कुल अंदर वालों में, ये भरे हैं आपने सब शेल, ये गली नंबर है। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं घरों में। अब आपको देखने पड़ेंगे कि एक ऑर्बिटल में, सॉरी एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। जैसे एल था 0 1 2 3, इनका नाम था sp-df। m है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, s में कोई ऑर्बिटल नहीं है, छोड़ दो, तो s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, क्योंकि s का मतलब है ऑर्बिटल नहीं है, और नहीं है मतलब 0 नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है, तो s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 1s2। उसके बाद आया p, मैंने बताया था m की वैल्यू -l से +l तक होती है, तो -1 0 और 1, तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, p वाली गली में 3 घर हैं, तो खुद सोचो। अच्छा ये फिर से s आया, s में तो आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बेसिकली s में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, क्योंकि m की एक ही वैल्यू है वहां पे। m की वैल्यूज पे मत जाओ कि क्या वैल्यू है, ये देखो m की कितनी वैल्यू है, m की सिर्फ 0 वैल्यू है, तो मतलब एक नंबर है कोई। 1 के लिए या p के लिए m की 3 वैल्यू है, तो p को बनाओगे इस तरीके से कि p वाली गली में 3 घर है। d के लिए अगर मैं बात करूं तो d का नंबर 2 है, तो -2 -1 0 1 2 5 नंबर, तो d को अगर आप ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 5 घर हैं। ऐसे ही f में आपके और आगे आ जाएंगे, तो s में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो? एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। p में भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। d में कितने भरे जा सकते हैं इस तरीके से बनाओगे तो? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें कितने भरे जा सकते हैं। लर्न कर लो, s में 2, p में 6, d में 10, दैट्स इट। f में 14, इस तरीके से लर्न कर लेना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 3d10 तक में आपकी सारी ज़रूरत वाली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएंगी। जब तक देखो इनकी लो एनर्जी भी ऐसी है, सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, फिर उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, इस तरीके से। तो ये है आपका आफबाउ प्रिंसिपल कि सबसे पहले लोअर एनर्जी में भरी जाएगी, फिर हायर एनर्जी में भरी जाएगी। अच्छा इसके अलावा ये तो रहे क्वांटम नंबर की बात, आगे आ जाओ। ये जो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं ना, हमेशा इसी ऑर्डर में भरा जाएगा। 2 एक्सेप्शन भी है, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। क्रोमियम, अब देखो जब तक s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे 1 वाले में, तब तक इसमें नहीं जाएगा। जब तक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, इसमें शुरू नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये है। अब बात क्या होती है कॉपर और क्रोमियम में, क्रोमियम और कॉपर, इनकी जो लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन है ना वो डिफरेंट है भाई। जब तक इस वाले s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, इस d में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू नहीं होंगे, ठीक है।
अब इन दोनों में क्या एक्सेप्शन है, ये डी है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर या ये इस तरीके से बिल्कुल स्टेबल काम करेगा, इनर्ट गैस की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से हो तो ये तब भी स्टेबल हो जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में हो तब भी स्टेबल हो जाता है। जैसे क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। रुको, क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। असल में होना कैसे चाहिए, इसका होना चाहिए 4s2 3d4, क्योंकि जब तक s में पूरे 2 नहीं भरे जाएंगे तब तक d शुरू नहीं होगा। लेकिन अब आप खुद सोचो, s में तो एक ही ऑर्बिटल था, d में होते हैं आपके 5, तो इधर स्टेबिलिटी पाने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर की अगर मैं बात करूं, इसका नंबर होता है 29, इसका नंबर होता है 24। कॉपर में भी कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, बस इसका जस्ट डबल ही है। s में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी ऐसी, मतलब ये नहीं होती, ये नहीं होता, इसका ये नहीं होता, हाँ इसका यही होता है। कायदे में होना चाहिए 4s2 3d9, पर ये नहीं होता। होता क्या है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन था भाई, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है फिर दूसरा दूसरा भरना शुरू होता है। स्टेबिलिटी के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है ताकि डी पूरा हो जाए और ये इनर्ट गैस की तरह काम करने लगे। ठीक है, तो ये था आपका ब्रीफिंग। इसके अलावा जी, मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। ये जो अभी आपको मैंने पढ़ाया ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स का नया चैप्टर है जो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो वो एक बार डीप में जानने के लिए सब पढ़ लेना। बात करते हैं मोल्स की। मोल्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी जो आपको मास दे रखा है वो अपॉन में जो उसका आप निकालोगे फॉर्मूले से वो, या फिर अगर मास के ऊपर काम ही नहीं है, द्रव्यमान नहीं दे रखा, तो सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे कि इसके इतने अणु हैं या इसके इतने परमाणु हैं या इतने इसके आयन हैं या इसके इतने पार्टिकल्स हैं, कण हैं। तो जो भी पार्टिकल्स दे रखे हैं वो अपॉन अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये वैलेंसीज हैं। +1 वाली वैलेंसी होती है लीना करे रब से फरियाद, +2 वाली बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ये BE है, इसको सही कर लेना, बेरिलियम। ठीक है, +3 वाली बैंगन आलू गोभी थैला, इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखी है। 4 पे ना प्लस आता ना माइनस, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN एंड PB। देखो इसका है कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा। ये क्लोरीन है Cl, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटनियम। और 0 यानी ये इनर्ट गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जैनन और रेडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहचानिए कि आयनीकरण ऊर्जा के बारे में, यानी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इनमें से कौन सा करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट। सबसे पहला, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आप हटाओगे तो आयन बनाने के लिए वो चाहिए होगी 1 मोल एटम को। बिल्कुल ठीक है, 1 मोल पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 मोल क्यों आया, डेफिनेशन सही है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो पहली वाली बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम जाने में ग्रुप में बढ़ती है और पीरियड में यानी आवर्त में घटती है, ये गलत है। ग्रुप में आराम से आयन बन जाता है तो डिक्रीज होगी, आपको ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, और पीरियड में इंक्रीज होगी। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। In which year did Carl Anderson discover a positively charged particle called positron? देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन के जस्ट हर चीज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसी है, उसका मास भी, उसका चार्ज भी, सब कुछ
बस एंटी है, यानी एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। किसने डिस्कवरी की? कार्ल एंडरसन ने। कब की? 1932 में, 1932। कौन से साल में नील्स बोहर ने एक थ्योरी बनाई हाइड्रोजन एटम की, जिसमें उन्होंने क्वांटम नंबर, ये जो भी आपने पढ़े, उनके बारे में बताया कि उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं, उनकी सारी वैल्यूज अलग अलग होंगी। अगर आपने देखा हो इसमें मैथ्स जुड़ चुकी है, राइट, जो अभी आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो कौन सी साल में बोहर ने बताया कि हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लेके कि जो क्वांटम नंबर्स हैं इनकी सारी वैल्यू बिल्कुल अलग होंगी, तो ये बताया था 1913 यानी 1913 में। बताओ 4f ऑर्बिटल में कौन से 4 क्वांटम नंबर होंगे? 4 का मतलब तो हो गया शेल, राइट। अब l की वैल्यू क्या होती है? इससे एक कम तक, 0 1 2 3। नाम f दे रखा है तो SPDF, यानी l की वैल्यू 3 हो गई, है ना। अब m की वैल्यू आपको मैंने बताई थी -l से +l तक हो सकती है, तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। और s की वैल्यू तो फिक्स है, या तो प्लस का हाफ या तो माइनस का हाफ। अब आते हैं n की वैल्यू 4, तो या तो ये है या तो ये है या तो ये है। l की वैल्यू 3 फिक्स है, तो l की वैल्यू 3 इन दोनों में हो गई, ये खत्म। m की वैल्यू +1 हो सकती है, +4 नहीं हो सकती, तो +1 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो कॉपर की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताई थी, कॉपर की होती है 29, तो कायदे में क्या होनी चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले के जस्ट बराबर है। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहला शेल 1 से शुरू है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहाँ पे दूसरा शेल 2 जगह टूटा हुआ है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हैं। तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन ये आप कह सकते हो कि तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो देखो वही होगा, हैं और 2 8 8 तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ऑर्डर वाइज ऐसा आना चाहिए, तो 2 आप यहाँ भर दोगे, 2 और 8 10 10 और 8 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 9 बच रहे हैं। आगे आता है 3D, डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 9 बच रहे हैं, तो 9 आ जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था कॉपर में एक्सेप्शन है, कॉपर में क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो 4s1 3d10, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो अब आप देख लो 4s1 3d10 किस किस में है? इन दोनों में है। कौन सा इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा आर्गन। क्यों? सुनो, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? इनर्ट गैसेस पढ़ी थी आपने, कौन कौन सी थी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन और रेडन, यही थी ना आपकी जो इनर्ट गैसेस थी। एक मिनट रुकना, ऑर्डर जो है ज़ैनन है पहले, फिर रेडॉन है। ठीक है, तो होता क्या है, हीलियम तो छोड़ दो, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम और 2s2 2p6। आर्गन का होता है नियोन, मतलब एक पहले वाला, जैसे इसमें हमने 2 शेल कंप्लीट कर दिए ना, अब इसमें तीसरे वाला शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो तीसरे वाला शेल के लिए क्या आएगा आपका? तीसरे वाला शेल होता है 3D वाला, राइट, 4s2 3d10। यहाँ से पता लग गया तीसरा शेल कंप्लीट हो गया, ये रहा। क्रिप्टन के लिए आएगा आर्गन, इसके बाद 3D के बाद इसमें 4th शेल कंप्लीट करना होगा, तो 4th शेल के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो 4th शेल कंप्लीट होता है D4F पे, और 4F से पहले आता है 6s, बिल्कुल 6s और 4F, 6s2 और 4f14। तो इस तरीके से, मतलब इनर्ट गैसेस इस तरीके से आपको चलती हैं। तो अब आपको कॉपर का पता होना चाहिए, कॉपर का नंबर 29 है, इनके नंबर पता होने चाहिए, मतलब इनर्ट गैसेस क्रिप्टन तक याद रखो। इसका नंबर 2 8 10। देखो ये तो छोड़ दो, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ भी 8 का गैप आएगा। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। 18 18 18 18, ठीक है।
सबसे पहले आपका जो गैप शुरुआत के 2 में होगा वही गैप अगले 2 में होगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। चलो ये भी आपका चैप्टर आएगा ना तो मैं आपको बता सकती हूँ, अदरवाइज इसी में से ही देख लो। नियॉन का नंबर 10 है, इसका 18, इसका 36, इसका आई गेस 54 और 56 होता है मेरे ख्याल में। एक मिनट, लेट मी चेक। हम्म 10, 18, 36, 54 एंड 54 के बाद आता है आपका 86। देखो 8 का गैप, 18 का गैप, 18 का गैप शुरुआत वाला अगर मैं छोड़ दूं तो 18, 18 और यहाँ पे आएगा 32 का गैप। इस तरीके से लर्न कर लो, आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगर कॉपर की बात करोगे वो आर्गन के बाद ही आएगा ना, तो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन वाला आप लोगे तो ये रहा 4s1 3d10 और आर्गन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज पॉजिटिव चार्ज? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर धनात्मक पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। तो उसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन ज्यादा संख्या में है, दैट्स इट। प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। रिलेटिव चार्ज बताओ प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो +1 एंड 0। चलो एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बिल्कुल ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी भी एटम का, कण का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं। और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, देखो सोडियम का नंबर होता है 11 और मैंने आपको बताया हुआ है मास द्रव्यमान निकालना आसान है, लगभग डबल। तो 11 का डबल होता है 22 और 22 के बिल्कुल पास यहाँ पे एक ही है 23। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला बताओ। तो मैंने आपको 2 ही फॉर्मूले बताए थे मोल्स के, तो दोनों बराबर होंगे ना। क्या क्या बताया था? गिवन मास जो द्रव्यमान दे रखा है अपॉन, देखो हर जगह यहाँ मोलर मास यूज हो रखा है तो मैं मोलर मास यूज कर लेती हूँ। और दूसरा फॉर्मूला था अब गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी जितना मास दे रखा है अपॉन जो स्टैंडर्ड मास होता है जो आप फॉर्मूला में पुट करके निकालते हो। इस तरीके से पार्टिकल्स में भी कि जितने पार्टिकल्स दे रखे हैं यानी गिवन पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स में यानी इन कणों में कुछ भी हो सकता है, एटम भी, मॉलिक्यूल भी और आयन भी। तो पार्टिकल्स का मतलब यहाँ एटम है क्योंकि क्वेश्चन में एटम है। अपॉन स्टैंडर्ड पार्टिकल्स कितने होते हैं? अवोगैड्रो नंबर। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये डिवाइड में कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू अवोगैड्रो नंबर, ये हो गया आपका ऑप्शन 1। चलो तीसरे ऑर्बिट में एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? KLMN, ये वो वाला कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वाला, तीसरा शेल है। तो 2n² फॉर्मूला था। n का मतलब क्या होता है? कौन सा शेल है? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं तीसरे ऑर्बिट में। रदरफोर्ड के मॉडल में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? रदरफोर्ड ने बताया था बेसिकली कि एटम के अंदर खाली जगह होती है मैक्सिमम, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है एज कंपेयर टू पूरा एटम, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब रदरफोर्ड ने बताया था। सबसे पहला न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है एटम से, तो यही चीज गलत हो गई, यही बताना था क्या गलत है। अगला इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ये ठीक है। बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ये ठीक है। और सारा का सारा लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो वैलेंसी बतानी है बोरोन की और फ्लोरीन की। बोरोन है बैंगन आलू गोभी +3 वाले में। ये चीजें लिख कर देखना, लिख के देखोगे 2 बार रिवाइज करोगे लर्न हो जाएगी। बाकी शॉर्ट वीडियोस में भी है वो देख लेना, परमानेंटली लर्न हो जाएगी क्योंकि मैंने उसमें वो भी सिखाया था कि किसके बाद हम किस पे जाएंगे और वैलेंसी कैसे याद रखेंगे। बाकी चैप्टर्स में तो सब कुछ है ही। तो बोरोन की होती है +3, फ्लोरीन की होती है -1। हेलोजन है ये ग्रुप 17, तो आपकी दोनों ही गलत हैं।
किस थ्योरी ने रिलेशनशिप बताई बिटवीन लाइगेंड बॉन्डिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस? देखो सुनो, होता क्या है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लो सोडियम है, सोडियम का नंबर है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 6, 7, 8, 9, 10, 3s1। अब इस s को अपने 2 पूरे करने हैं तो ये किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, वो इसको चाहिए ही चाहिए। मान लो बॉन्डिंग कर ली इसने किसी के साथ भी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स फालतू थे ना, तो होता क्या है, मेटल जो आपके धातु होते हैं इन्हीं के पास क्षमता होती है कि क्योंकि इनके पास ही फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके पास ये क्षमता होती है कि ये अपने फालतू इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन डोनेट का मतलब ये नहीं है कि दे के छोड़ दिए, डोनेट का मतलब है कि उसको अपने साथ रख लेंगे, उसको अपना कह सकते हो घर पे परमानेंट मेहमान बना लेंगे कि तुम हमारे घर रहो, हमारे इलेक्ट्रॉन्स यूज करो और मेरे से जुड़े हुए रहो। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और वो जो मेहमान आएगा इनके घर पे उसको बोलते हैं लाइगेंड। तो वो ये बोल रहे हैं कौन सी थ्योरी है जो रिलेशनशिप डिस्कस करती है लाइगेंड्स के साथ इसकी बॉन्डिंग में। कैसे होगी बॉन्डिंग, जब ये जो डी ऑर्बिटल थे, आगे जो ऑर्बिटल आएंगे वो टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये दे देंगे, इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप बदल जाएगी। ये प्रॉपर एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, जो आप पढ़ लोगे बहुत जल्दी। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बाकी ये 3 थ्योरीज जो है आपको मैं ये भी बता दूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1929 में ये डेवलप हुई है हांस बेथ ने, और ये बताता है कि ऑर्बिटल कैसे टूट जाते हैं। डीजनरेसी का मतलब क्या है आपको मैं बता दूं कि जो एनर्जी है सबकी सेम थी, तो एनर्जी कैसे डिफरेंट हो जाती है लाइगेंड्स के होने की वजह से। अच्छा, कौन से तरीके की फोर्सेस, कौन से तरीके के बल होते हैं जो देखो डाइपोल का मतलब क्या है, जब एक ही मॉलिक्यूल में, जब एक ही कंपाउंड यौगिक में एक प्लस वाला एटम और एक माइनस वाला एटम हो, वो डाइपोल का काम करता है, वो होता है डाइपोल। जब दोनों अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट हो उसको डाइपोल बोलते हैं। तो कुछ डाइपोल होते हैं परमानेंट, जिसमें परमानेंट प्लस और माइनस चार्ज होता है, और कुछ डाइपोल होते हैं टेम्परेरी, ट्रांजिएंट, क्षणिक, बहुत कम टाइम के लिए। तो वो कौन सी थ्योरी है जो ऐसे डाइपोल में बताती है कि अगर ऐसे डाइपोल के पास एक और डाइपोल आ गया तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, वो जुड़ेंगे, वो दूर भागेंगे। वो कौन सी थ्योरी है? तो वो थ्योरी है आपकी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो ये बताती है कि अगर कोई ट्रांजिएंट डाइपोल है, क्षणिक डाइपोल है या क्षणिक द्विध्रुव है, तो अगर उसके निकटवर्ती परमाणुओं में वापस से, मतलब जो उसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई ट्रांजिएंट डाइपोल बनता है, क्षणिक द्विध्रुव बनता है, तो उनके बीच में एक आकर्षक बल होगा। ठीक है, तो ये था आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। बाकी और फोर्सेस भी मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहली है डाइपोल फोर्स। डाइपोल फोर्स क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल यानी एक डाइपोल, एक द्विध्रुव जब पास में जाता है एक ऐसे मॉलिक्यूल में जो डाइपोल है ही नहीं, नॉन पोलर है, यानी जो आयन में नहीं टूटता। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? जब एक परमानेंट वाला डाइपोल जाए एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास जो टेम्परेरी हो, तो उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि इंड्यूस्ड मतलब होता है प्रेरक। मतलब क्या है, मान लो मैं परमानेंट, मेरे पास चार्ज है, अब मैं किसी के पास जा रही हूँ जिसके पास कोई चार्ज नहीं था, पर मेरे जाने के बाद उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए आएगा। तो ये होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। In 1898, whose theory propounded that ions groups bonded to the metal by secondary bonding. Okay, इनमें से किसकी थ्योरी ने ये बताया था कि जो आयन या समूह किसी मेटल से जुड़े हुए हैं उन सब का स्पेशल, आप कह सकते हो एक कोऑर्डिनेशन, सबका जो है एक अलग ओरिएंटेशन होगा, सबकी एक अलग शेप होगी, क्योंकि ये वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला है कि सबकी अलग शेप होगी लाइगेंड्स के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है?
अभी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, मेरे पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं कितने लोगों को वो डोनेट कर सकती हूँ, वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है। या कितने लोगों को अपने घर पे मेहमानदारी में रख सकती हूँ, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये जो बताया था ये अल्फ्रेड वर्नर ने बताया था। एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, देखो फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4 जो हमें मिलता है। एटॉमिसिटी का मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स है 4, तो एटॉमिसिटी है टेट्रा एटॉमिक। कौन सा फॉर्मूला है जो 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन, देखो हम बनाते हैं ना ये बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं ना, तो 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर्स हैं, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, लेकिन हम उसे 2 डायमेंशन में बनाने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डैश वेज फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कार्बन का स्ट्रक्चर दिखाना हो, हम क्या करते हैं, इसके जो बॉन्ड्स हैं कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये होता है डैश वेज फॉर्मूला, आपने बुक्स में देखा होगा डेफिनेटली। इस तरीके के फॉर्मूले को बोलते हैं डैश वेज फॉर्मूला। डैश वेज फॉर्मूला ये 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर को 2D सरफेस पे बनाने के काम आता है। 2n स्क्वायर में n का मतलब क्या है, अभी आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे तो n में पुट किया था नंबर ऑफ शेल, तो कौन सा शेल है वो ही। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर कंपाउंड बनाने के लिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट थे, अच्छे से लर्न कर लेना, जिसमें बताया था कि सारे मैटर एटम से मिलकर बने हैं, सारे पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। उसी में बताया था कि कण होल नंबर में मिलते हैं ताकि वो यौगिक बना सके। पानी का फॉर्मूला H2O है, मतलब H पूरे 2 एटम और ऑक्सीजन का एक पूरा एटम, तो होल नंबर्स में जुड़ते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए। चलो ये एक न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हो जो क्रिकेट की बॉल है उसकी रेडियस से, उसकी त्रिज्या से, तो बताओ जो उसकी रेडियस है, एटम की जो रेडियस है, मतलब वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने नाभिक को कंपेयर किया है इसकी त्रिज्या से, वो बोल रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, रेडियस की, त्रिज्या की वैल्यू बताओ। तो पहली बात तो आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे जो आपकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये आई थिंक मैंने डाल भी रखा है, जो एटम की रेडियस है, एटम की रेडियस वो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी मीटर। जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर है और क्रिकेट बॉल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या, और किलोमीटर में आपको उसकी रेडियस बतानी है। देखो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, एटम का जो न्यूक्लियस है ये रहा, एटम का जो न्यूक्लियस है इन्होंने उसको कंपेयर कर दिया क्रिकेट बॉल की रेडियस से। क्रिकेट बॉल का डायमीटर ये है, व्यास ये है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, खुद बताओ, रेडियस, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने इसको बराबर रख दिया 5 सेंटीमीटर के। अब ये पूछ रहे हैं कि एटम की रेडियस बताओ, 10⁻⁻10 मीटर का मान बताओ इसी यूनिट में। बस यूनिट इन्होंने किलोमीटर कर दी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर 10⁻⁻10 -15 मीटर की वैल्यू ये है तो 1 मीटर की कितनी होगी, आपको निकालनी है एटम की रेडियस, यानी 10⁻⁻10 मीटर की वैल्यू। तो कोई बात नहीं, आपने निकाल दी, आपका आंसर आ गया। ये 10 की -15 ऊपर आके +15 हो गया, 10⁵ सेंटीमीटर। आपसे पूछा था किलोमीटर में वैल्यू बतानी है, तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 10 आपको 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर आके 10⁻⁻5 हो जाएगी।
तो कितना आंसर आ गया, 10 की पावर 5 से 10 की पावर -5 खत्म, यानी इसके अकॉर्डिंग जो रेडियस आ गई वो आ गई 5 किलोमीटर। दैट्स इट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। देखो क्रिकेट का डायमीटर, क्रिकेट बॉल का डायमीटर तो छोड़ दो, वो तो बहुत कम लोगों को याद होगा, पर एटम और न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो याद रखना। मतलब इतना तो आपको पता है, सब तुक्के मारते हैं, राइट। तो खुद सोचो ना, 10 की पावर -15 न्यूक्लियस की वैल्यू है, 10 की पावर -10 रेडियस की वैल्यू है, 5 का गैप आ रहा है। मतलब इतना तो आप गैस भी करोगे तो 5 पे आप आंसर लगा के आ सकते हो। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन शेल में n से ऊपर नहीं आते। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पहले शेल में? 2। तो आंसर होगा 2। तो गाइज ये थे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और क्वांटम मैकेनिक्स वाला चैप्टर ज़रूर कर लेना। साथ ही वेबसाइट पर विजिट करके फ्री और पेड दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं, तो एक बार ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। साथ ही ऑफिसर बैच के साथ साथ सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बैच भी अवेलेबल हैं, तो आप टाइमली एनरोल कर लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि आप किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहें। That's it for today. We will meet again in the next video. Wish you a early selection. That's it. Have a good day and goodbye.